हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज मैनेजमेंट। थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहला आपका सेट होगा मैन्युफैक्चरिंग फर्म केस का। अब यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे एक केस स्टडी के ऊपर बेस्ड, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ लार्ज मैन्युफैक्चरिंग फर्म, अब देखो एग्जाम में ये नहीं आएगा कि ऑर्गेनाइजेशनल चेंज के ऊपर है क्वेश्चन, राइट। आपको ये सब चीजें खुद ही समझनी होंगी। अब समझना कि आपको ऐसा सोचो, आपको नहीं पता ये ऑर्गेनाइजेशनल चेंज से रिलेटेड क्वेश्चन है, नाउ यू हैव टू आंसर इट। तब समझोगे कि ये क्वेश्चंस कितने टफ लगने लगते हैं। सो अ लार्ज मैन्युफैक्चरिंग फर्म फेस डिक्लाइनिंग प्रोडक्टिविटी ड्यू टू आउटडेटेड प्रोसेस। द मैनेजमेंट इनिशिएटेड अ स्ट्रक्चर्ड चेंज प्रोग्राम। Initially, they conducted a detailed dash to identify inefficiencies. Based on findings, they developed a dash outlining the desired future state. To gain employee support, they ensured dash through transparent communication and participation. During implementation, they focused on generating to build momentum. Finally, they reinforced new behaviors through rewards in the stage. अभी आपको पांचों ब्लैंक्स को फिल करना है। पहला है ब्लैंक वन रेफर्स टू स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, डायग्नोसिस, फीडबैक, इवैल्यूएशन और रीफ्रीजिंग। अब आप बताएंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखो हमारे पास में ये जो पूरा का पूरा आपने केस स्टडी पढ़ा है, ये किससे रिलेटेड है? ये कोर्ट लुइस मॉडल के साथ में रिलेटेड है, ठीक है। जिसमें कि यहाँ पर ये 3 स्टेप मॉडल देते हैं और एक्शन रिसर्च की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें समझना होगा कि ऑर्गेनाइजेशनल चेंज जो होता है वो आपके 3 स्टेज फ्रेमवर्क में चलता है, अनफ्रीजिंग, मूवमेंट और रीफ्रीजिंग। अनफ्रीजिंग में हम जाते हैं केस स्टडी में, जैसा हमने देखा यहाँ पर डायग्नोसिस के साथ में। डायग्नोसिस में क्या होगा, हम यहाँ पर एक मोटिवेशन क्रिएट कर रहे हैं टू चेंज बाय आइडेंटिफाइंग व्हाट इज ब्रोकन। हमें यहाँ पर देखना है कि आखिर क्या चीज यहाँ पर गड़बड़ है, वो आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें हम डायग्नोसिस के साथ में जाते हैं। द कीवर्ड इज डायग्नोसिस, ओके। एग्जाम में सिमिलर तरह के 4-5 वर्ड्स भी आ सकते हैं, बट आपको याद रखना है डायग्नोसिस इज द कीवर्ड हियर। सिस्टमैटिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैप एंड इनएफिशिएंसीज। सो डायग्नोसिस में डेटा कलेक्शन होता है, आइडेंटिफाई करते हैं इनएफिशिएंसीज और प्रॉब्लम एरियाज को। ये पहला स्टेप होता है आपके एक्शन रिसर्च में, जो कि डॉक्टर जैसे कि यहाँ पर किसी बीमारी के लिए ट्रीटमेंट से पहले चेक करते हैं कि भाई बीमारी क्या है, डायग्नोसिस करते हैं। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फ्यूचर ओरिएंटेड डायरेक्शन सेटिंग है। फीडबैक आपका आता है जब इनिशियल एनालिसिस कंप्लीटेड है। इवैल्यूएशन असेसमेंट होता है फाइनल रिजल्ट्स का। और रीफ्रेजिंग में स्टेबलाइजेशन फेज होगा ल्यूइन मॉडल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में ब्लैंक 2 रेफर्स टू टेक्निकल इंटरवेंशन प्लान, चेंज विजन, ऑपरेटिंग रीस्ट्रक्चरिंग, फीडबैक मैकेनिज्म, रेजिस्टेंस माइग्रेशन फ्रेमवर्क। अब आपको बताना है इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखो हमारे पास में यहाँ पर किससे रिलेटेड बात हो रही है आपकी, इसमें बात हो रही है कि आपको किस तरीके से यहाँ पर मूवमेंट करना है, अनफ्रीजिंग, मूवमेंट और रीफ्रीजिंग। तो यहाँ पर आपसे बात हो रही है आपकी मूवमेंट की। देखो कहाँ पर है आपका ब्लैंक 2, they conducted a detailed diagnosis to identify inefficiencies. Based on the findings, they developed a dash outlining the desired future state. तो यहाँ पर इन्होंने क्या आइडेंटिफाई करा होगा कि टेक्निकल इंटरवेंशन प्लान क्या है, विजन को कैसे चेंज करना है, ऑपरेशनल रिस्ट्रक्चरिंग करें, फीडबैक मैकेनिज्म यूज करें या रेजिस्टेंस मिटिगेशन फ्रेमवर्क यूज करें। तो यहाँ पर आता है विजन एंड विंस। तो अब आप एक न्यू स्टेट में जाएंगे विजन यूज कर और मोमेंटम लेकर आएंगे शॉर्ट टर्म विंस के साथ में, ठीक है। तो हमारे पास में जब आपसे बात की जाए कहीं पर भी बिल्डिंग मोमेंटम जैसे टर्म्स यूज हो रहे हैं, अगर बिल्डिंग मोमेंटम, ठीक है, तो ये एक कीवर्ड हो गया। अब यहाँ पर या फिर आपके सामने होता गेनिंग सपोर्ट, तो भी आप इसी को यूज करते, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि स्पेसिफिक इंटरवेंशंस की हमें यहाँ पर जरूरत होगी। तो अगर आप चेंज मैनेजमेंट में हो, ठीक है, जैसे कि जॉन कॉटलर्स का 8 स्टेप प्रोसेस था, तो शॉर्ट टर्म विंस क्रिटिकल होते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कोई बैंक है, अब वो न्यू डिजिटल पोर्टल की तरफ जा रहा है, तो ये इजी विन जो है वो सक्सेसफुली माइग्रेट होना, कि आप एक स्मॉल डिपार्टमेंट को यहाँ पर प्रॉपरली माइग्रेट कर लो पहले,
इससे क्या होगा, सिस्टम आपका काम कर रहा है और यहाँ पर जो क्रिटिक्स है वो साइलेंट है। अचीविंग बाय इन हमारे पास में यहाँ पर होगा, फिर उसे आगे देखेंगे, अभी बस इतना समझो कि यहाँ पर हमारे पास में कैसे आपको डायग्नोसिस पता चलना था कि जब एक्शन रिसर्च होती है प्रोसेस साइक्लिक है। डायग्नोसिस को हम कई बार इवैल्यूएशन से कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन आपको याद रखना है डायग्नोसिस होती है एक्शन से पहले और इवैल्यूएशन होती है एक्शन के बाद में, ये भी याद रखना, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर अब आपके पास में इसका आंसर क्या होगा, चेंज विजन आंसर होगा, डिफाइनिंग द नॉर्थ स्टार फॉर ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में एक शेयर्ड विजन डिफाइन करता है डिजायर्ड फ्यूचर स्टेट, इट अलाइंस एम्प्लॉइज एंड क्रिएट्स डायरेक्शन फॉर द एंटायर चेंज जर्नी। टैक्टिकल प्लान्स आपके एग्जीक्यूशन टूल्स होते हैं, विजन स्ट्रेटेजिक टारगेट होता है, ठीक है। बाकी सब यहाँ पर सपोर्टिव एलिमेंट्स है, जो बाकी ऑप्शंस दे रखे हैं सपोर्टिव एलिमेंट्स हैं। अगर हम बात करें हमारे पास विजन जो है वो एक स्पेसिफिक टारगेट रहेगा। अब आ जाओ ब्लैंक 3 के पास में फिर से, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या बोल रहे हैं कि एम्प्लॉय का सपोर्ट गेन करने के लिए इन्होंने इंश्योर करा कि एक्स हमें मिले थ्रू ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन एंड पार्टिसिपेशन, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको क्या चाहिए, यहाँ पर आप बताएंगे, ऑप्शंस मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ, ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल, एम्प्लॉय रेजिस्टेंस, ऑर्गेनाइजेशनल बाय इन, स्ट्रक्चरल रिजिडिटी और बिहेवियरल इनर्शिया। अब पहले तो इन टर्म्स के मीनिंग पता होने चाहिए, राइट। तो बाय इन क्या होता है, ये होता है आपका साइकोलॉजिकल ट्रांजिशन, किससे कहां तक, फ्रॉम आई हैव टू डू दिस, ठीक है, मुझे ये करना है, टू आई वॉन्ट टू दिस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में मुझे ये करना पड़ेगा से मैं ये करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। जैसे आरबीआई मुझे क्लियर करना है क्योंकि मेरी एज जा रही है, कोई तो जॉब चाहिए, तो मैं आरबीआई क्लियर करना चाहती हूँ, ये मेरा गोल है, दिस इज माई अल्टीमेट गोल। तो आपके यहाँ पर परसेप्शन चेंज होती है, साइकोलॉजिकल ट्रांजिशन होता है, और यही हमारे पास में एक बाय इन होता है, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन और पार्टिसिपेशन, ये मैकेनिज्म रहेगी। अगर मैनेजमेंट सिंपली ऑर्डर कर देते चेंज को, तो आंसर क्या होता आपका, कंप्लायंस, एनफोर्समेंट, जो कि लेस इफेक्टिव होते हैं, ठीक है। बाय इन होता है कि अचीव कर लिया आपने इमोशनल और प्रोफेशनल एक्सेप्टेंस, फाइन। सो बाय इन इक्वल्स एक्सेप्टेंस प्लस सपोर्ट फ्रॉम एम्प्लॉइज, ये आपका ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन और पार्टिसिपेशन से आएगा। अगर बाय इन नहीं है तो जो बेस्ट प्लान्स हैं वो भी ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन फॉल कर सकते हैं। सो एक रेजिस्टेंस और इनर्शिया जो है वो रिफ्यूजल दिखाते हैं कि अब हम यहाँ पर चेंज नहीं होना चाहते या आगे नहीं बढ़ना चाहते, और फोकस हमारा एनफोर्समेंट पर अगर यहाँ पर है कंट्रोल का, ठीक है, रेदर देन वॉलंटरी एंगेजमेंट। हमें यहाँ पर लेकिन क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि एम्प्लॉइज भी स्टेप इन करें, उनका सपोर्ट मिले, तो इसके लिए हम यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल बाय इन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन दे फोकस्ड ऑन जनरेटिंग डैश टू बिल्ड मोमेंटम, फाइनली दे रीइंफोर्स न्यू बिहेवियर्स थ्रू रिवॉर्ड इन द डैश स्टेज। अब आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखो, सबसे पहले आपके ऑप्शंस देख लेते हैं। तो यहाँ पर इंक्रीमेंटल एडजस्टमेंट्स, इजी विंस, स्ट्रक्चरल और ओवरऑल, कल्चरल अलाइनमेंट या फिर रिसोर्स अलोकेशन। तो मैंने अभी आपको इजी विंस के बारे में बताया था कि जब हमारे पास में चेंज मैनेजमेंट होता है तो हमारे पास जॉन कॉटर का 8 स्टेप प्रोसेस में शॉर्ट टर्म विंस क्रिटिकल होती हैं, तो हम यहाँ पर इजी विन की तरफ जाना चाहेंगे, शॉर्ट टर्म विजिबल सक्सेस, ताकि मोरल बूस्ट हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में इजी विंस विजिबल सक्सेस देती हैं, जो कि बिल्ड करेंगी मोमेंटम और सस्टेन करेंगी एनर्जी एक लॉन्ग ट्रांजिशन फेज में। अब अगर हम देखें यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए, तो स्ट्रक्चरल ओवरऑल्स यहाँ पर बहुत साल ले जाते हैं। अगर इजी विंस नहीं रहेंगी तो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर फिर उनको क्या लगेगा कि अरे यार कोई चेंजेस तो दिख नहीं रहे, कोई इंप्रूवमेंट तो हुई नहीं, कुछ ऐसा नहीं लग रहा। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर दे विल लूज देयर हार्ट बिफोर द फिनिश लाइन इज रीच्ड, ठीक है। तो ग्रोथ स्टेज में ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर या तो ग्रो करेगी या तो फेल करेगी, और रिन्यूअल में बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, एक चेंज या रीऑर्गेनाइजेशन राइट डायरेक्शन में, ठीक है, मर्जर्स, एक्विजिशन, सेल, कुछ भी होता है। नेक्स्ट आपका फिफ्थ ब्लैंक है, फिफ्थ ब्लैंक देख लेते हैं एक बार किससे रिलेटेड होगा। एक सेकेंड रुको, वापस केस स्टडी पर ही जाना पड़ेगा ना। देखो,
फाइनली दे रीइंफोर्स न्यू बिहेवियर्स थ्रू रिवॉर्ड्स इन द डैश स्टेज। अब 3 स्टेज थी, याद है आपको? कौन कौन सी थी? अनफ्रीजिंग, मूवमेंट और रीफ्रीजिंग, राइट? तो यहाँ पर आपके पास में ब्लैंक 5 में रीफ्रीजिंग स्टेज आ जाएगी, जहां पर रीइंफोर्समेंट हम कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जो चेंज है वो परमानेंट बनाया जाएगा थ्रू रिवॉर्ड्स एंड कल्चर। तो हुआ क्या क्या? अनफ्रीजिंग, मूवमेंट, रीफ्रीजिंग। अनफ्रीजिंग में डायग्नोसिस किया, जैसा फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था, मोटिवेशन टू चेंज क्रिएट करा। फिर मूवमेंट में हमने विजन और विल्स के ऊपर काम करा, जैसा हमने क्वेश्चन सेकंड और फोर्थ में देखा, जहां एक न्यू स्टेट हमारे पास यूजिंग विजन लेकर आए और इसमें मोमेंटम शॉर्ट विंस के थ्रू बिल्ड करा कि थोड़ी थोड़ी जीत मिल रही है, थोड़े थोड़े रिवॉर्ड्स देखने के लिए मिल रहे हैं, तो लोग यहाँ पर खुशी खुशी आगे बढ़ना चाहते हैं और चेंजेस को यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहे हैं। एंड रीफ्रीजिंग में रीइंफोर्समेंट करेंगे, चेंज को परमानेंट करेंगे रिवॉर्ड्स और कल्चर के थ्रू। समझ में आ गया? तो इस तरीके से यहाँ पर अगर अच्छा इस केस स्टडी में एक बात बताओ, ये बोला जाता कि जो फर्म है इसने स्टेबलाइज कर ली न्यू प्रोडक्टिविटी लेवल्स और अपडेट कर लिए ऑफिशियल एम्प्लॉय हैंडबुक, और ये जो नया प्रोसेस है वो अब यहाँ पर एनुअल अप्रेजल का पार्ट होगा, तो ये कौन सी स्टेज होती? ये होती रीफ्रीजिंग। आप यहाँ पर लॉक इन कर रहे हो न्यू बिहेवियर को ऑर्गेनाइजेशनल डीएनए में। आया समझ में? तो यहाँ पर न्यू बिहेवियर्स, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो हैं वो हमारे पास आ गए। तो ये एक एक्ट है स्टेबलाइज करने का, चेंज को रीइंफोर्स कर देंगे डिजायर्ड बिहेवियर्स को, रिवॉर्ड पॉलिसी, अपडेटेड सिस्टम, ताकि ऑर्गेनाइजेशन वापस यहाँ पर जीरो पर ना आ जाए, ठीक है, जहां पर से शुरू किया था। तो दिस इज द प्रिपरेशन स्टेज, दिस इज द मैसी मिडल जहां पर इम्प्लीमेंटेशन एक्चुअली होता है, और रीइंफोर्स में, रीफ्रीजिंग में रीइंफोर्समेंट करते हैं। नेक्स्ट जाते हैं, एक लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक अंडरगो कर रहे हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ताकि कॉम्पिटिटिव रहे, और यहाँ पर फाइनेंशियल डिस्ट्रप्शंस आप देख ही सकते हैं, रेगुलेटरी प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है। तो मैनेजमेंट यहाँ पर एआई सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, अपनी रिपोर्टिंग हायरार्कीज को यहाँ पर रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। इनिशियली जो लीडरशिप थी यहाँ पर इन्होंने अर्जेंसी कम्युनिकेट की, लेकिन जो मिडिल मैनेजमेंट थे इन्होंने कुछ पैसिव रेजिस्टेंस दिखाए, जैसे डिलेज दिखाए, सिलेक्टिव कंप्लायंस करा, इनफॉर्मल डिस्करेजमेंट दिखाई। अब आपके पास में बैंक जो है वो फ्लैटन करना चाहते हैं इन हायरार्कीज को, लेकिन वो अपनी जो रिस्क एडवर्स अवर्स कल्चरल नॉर्म्स हैं इनको एड्रेस करने में फेल हो गया। अप्रेजल्स यहाँ पर रिवॉर्ड ट्रेडिशनल स्टाइल में तो शुरू कर रहे हैं, लीडरशिप यहाँ पर मॉनिटरिंग स्टार्ट कर देती है और स्ट्रिक्ट डेडलाइंस लगती हैं, जिससे शॉर्ट टर्म कंप्लायंस तो हो रहा है, लेकिन इनफॉर्मल रेजिस्टेंस नेटवर्क क्रिएट हो गए और ज्यादा स्ट्रेंथन हो गए। अब ब्रांचेस में इंप्रूवमेंट दिख रही है, लेकिन काफी सारे लोग जो हैं लीगेसी प्रैक्टिसेस को यहाँ पर रिवर्ट कर रहे हैं। एक बार प्रेशर रिड्यूस हो जाता है तो वापस यहीं पर आते हैं। फीडबैक मैकेनिज्म प्रेजेंट तो है, लेकिन अभी तक अंडर यूटिलाइज्ड है। तो हमारे पास टेक्निकल इन्वेस्टमेंट तो हाई हो गई है यहाँ पर, लेकिन कल्चरल अलाइनमेंट काफी लो है। अब आपको इवैल्यूएट करनी है कुछ स्टेटमेंट्स को। पहले क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि रेजिस्टेंस एग्जिबिटेड बाय द मिडिल मैनेजमेंट इज प्राइमरली कॉवर्ट एंड बिहेवियरल इन नेचर। ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट्स आर सफिशिएंट टू एंश्योर सक्सेसफुल चेंज इम्प्लीमेंटेशन। कल्चरल मिसअलाइनमेंट कैन निगेट द इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रक्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। अब आपको बताना है कि यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है? तो हमारे पास में यहाँ पर फर्स्ट एंड थ्री, ओनली टू, टू एंड थ्री, वन, टू एंड थ्री, या फिर ओनली वन। अब आपके पास में देखो स्टेटमेंट्स कौन कौन से करेक्ट होने चाहिए और कौन से स्टेटमेंट्स आपके इनकरेक्ट होंगे। देखो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, ये कहता है कि रेजिस्टेंस जो है वो कोवर्ट है ना, और बिहेवियरल है। तो यहाँ पर हमारे पास में ये स्टेटमेंट करेक्ट है। क्यों? क्योंकि केस स्टडी में साफ साफ बोला गया कि अडॉप्शन में ना डिलेज देखे गए, सिलेक्टिव कंप्लायंस हुआ, इनफॉर्मल डिस्करेजमेंट हो गया। तो अगर ओवर रेजिस्टेंस हो रहा है, जैसे स्ट्राइक हो गई या लाउड प्रोटेस्ट है, तो वो तो आपको पता चल जाते हैं। लेकिन अगर किसी भी तरह के कोवर्ट रेजिस्टेंस हैं तो ये डेंजरस हैं, क्योंकि ये बिहाइंड द सीन्स हो रहे हैं। अब मिडिल मैनेजर्स यहाँ पर ऐसा लग तो रहा है कि कंप्लाई कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली स्लो डाउन कर रहे हैं सिस्टम को। तो ये आते हैं बिहेवियरल आपके बैरियर्स के अंदर। नेक्स्ट ये बोलते हैं कि ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट्स जो है वो सफिशिएंट है कि इंश्योर करें सक्सेसफुल चेंज इंप्लीमेंटेशन।
देखो अब ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्यों? क्योंकि आपके मैनेजमेंट थियरी ये कहती है कि नथिंग इज एवर सफिशिएंट ऑन इट्स ओन। तो यहाँ पर आपको एक पर्सन को बेस्ट एआई टूल्स इन द वर्ल्ड देने पड़ेंगे, टेक्नोलॉजी देनी पड़ेगी, उनको सिखाना पड़ेगा कि कैसे बटन्स को क्लिक करना है, ठीक है? तो आप यहाँ पर उनको टेक्नोलॉजी भी दोगे, आप उनको ट्रेनिंग भी दोगे, लेकिन अगर यहाँ पर उनको इन टूल्स को यूज करने में डर लगता है, तो फिर यहाँ पर हो सकता है कि या तो उनको डर है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो न्यू हायरार्की से आपकी हेट ही करते हैं, तो वो इसको इफेक्टिवली यूज नहीं करेंगे, ठीक है? तो आपको यहाँ पर जैसे सफिशिएंट वर्ड होते हैं, ओनली वर्ड होते हैं, एंटायरली वर्ड होते हैं, इनका ख्याल रखना है एग्जाम में भी, ठीक है? यूजुअली आप देखते हैं ओनली वर्ड बताया जाता है, सफिशिएंट वर्ड का भी एग्जाम में आपको थोड़ा ध्यान रखना है, और एंटायरली अगर कोई वर्ड आ जाए उसका ध्यान रखना, ठीक है? तो इस तरह की स्टेटमेंट जनरली इनकरेक्ट होती हैं। Cultural misalignment can negate the impact of structural and technological changes. देखो हमारे पास में कल्चर जो होता है वो स्ट्रैटेजी को ब्रेकफास्ट के लिए एकदम ऐसा बोला जाता है कि ईट स्ट्रैटेजी फॉर ब्रेकफास्ट, ठीक है? तो यहाँ पर जो बैंक है इन्होंने आपकी हायरार्की को फ्लैटन कर दिया, तो स्ट्रक्चरल चेंज हुए, लेकिन एम्प्लॉइज यहाँ पर हायरार्की को अभी भी वैल्यू कर रहे थे और रिस्क अवर्जन कल्चरल नॉर्म्स ले रहे थे। तो अगर आपके ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट के जो चेंजेस हैं सारे बॉक्स आपने टिक कर भी दिए, तो भी लोगों को डर लग रहा है कि डिसीजन जो हैं वो बॉस के अप्रूवल से ही होने चाहिए और वो जो फ्लैटनिंग है वो फेल कर जाएगी। तो कल्चर निगेट करता है, कैंसिल आउट कर देता है स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट्स को। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर करेक्ट होगी, ठीक है? तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि हमारे बैंक की मिस्टेक क्या थी यहाँ पर, उसने हार्ड वेरिएबल्स के ऊपर ध्यान दिया, जैसे एआई सिस्टम, रिपोर्टिंग लाइंस, लेकिन जो सॉफ्ट वेरिएबल्स थे जैसे कल्चरल नॉर्म्स, पैसिव रेजिस्टेंस, इन पर ध्यान नहीं दिया था, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर फर्स्ट एंड थर्ड आपका करेक्ट स्टेटमेंट होगा, सेकंड इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर कोवर्ट रेजिस्टेंस जो होते हैं वो आपके यहाँ पर दिखाए गए, कल्चर आपका डीप रूटेड वेरिएबल था, अगर मिसअलाइन हुआ तो इनएविटेबली ओवरराइड करेगा न्यू स्ट्रक्चरल और टेक्नोलॉजिकल एलिमेंट्स को, ठीक है? टैक्स सॉल्यूशंस कभी भी अकेले यहाँ पर बिहेवियरल एक्सेप्टेंस नहीं ला सकते हैं। नेक्स्ट है the situation reflects a violation of the system model due to lack of alignment among variables. Change in design variable can be effectively implemented without simultaneous cultural changes. Interdependence among variables implies partial change that can trigger system-wide inefficiencies. अब आपको बताना है इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर आप समझना एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह होती है कि अगर आपने मतलब यहाँ पर जैसे होता है ना, नया हार्ट लगाया गया, इम्प्लांट किया गया, या फिर यहाँ पर आपके पास में, ठीक है? तो हमारे पास क्या होता है, जैसे कोई नया ऑर्गन इम्प्लांट किया जाता है तो यूजुअली बॉडी ना उसको आपकी रेजिस्ट करती है। तो हमारे पास में ऐसे ही जब कोई नई टेक्नोलॉजी किसी ऑर्गेनाइजेशन में लाई जाती है तो वहां का जो कल्चर होता है वो उसको रेजिस्ट करने लग जाता है, ठीक है? और यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक तरीके से फेल होने लग जाती है। तो इस पूरी केस स्टडी में भी हमने यही देखा कि बैंक ने अपने स्ट्रक्चर को चेंज किया था, जो कि फ्लैटनिंग हायरार्कीज देखी गई, टेक्नोलॉजी सिस्टम्स लेकर आए, लेकिन जो पीपल कल्चर इनको इन्होंने बिल्कुल यहाँ पर इग्नोर कर दिया, रिस्क अवर्जन में आएगा, और टास्क और रिवॉर्ड सिस्टम्स को भी इग्नोर कर दिया। तो अगर आपका अप्रेजल सिस्टम टास्क जो है, ठीक है, रिवॉर्ड्स वो अभी भी ओल्ड बिहेवियर हैं, तो लोग कभी भी नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे और ये एक सिस्टम फेलियर बनकर आपके सामने आता है, ठीक है? समझ में आ गया? तो क्वेश्चन 7 एक बार अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमारे पास में फर्स्ट स्टेटमेंट की सिचुएशन आपको वायलेशन बता रही है सिस्टम मॉडल का, क्योंकि अलाइनमेंट हमें देखने के लिए नहीं मिली, तो बात सच है। चेंज अगर डिजाइन वेरिएबल में है तो वो इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हो रहे हैं, साइमल्टेनियस कल्चरल चेंज के बिना तो नहीं हो पाए। और इंटरडिपेंडेंस जो थी वेरिएबल के बीच में, वो पार्शियल चेंज यहाँ पर सिस्टम वाइड इनएफिशिएंसीज आपके लिए लेकर आ सकती हैं, तो ये भी यहाँ पर एकदम करेक्ट है। ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं वो यहाँ पर स्लोज में काम करते हैं, ना कि यहाँ पर एक सिस्टम की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है? समझ में आ गया? चलो, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? फर्स्ट एंड 3 ही हो जाएगा। तो इंटरडिपेंडेंसी इज द सोल ऑफ सिस्टम थिंकिंग। फ्रिक्शन क्या था? सिस्टम मॉडल ने डिक्टेट करा मिसअलाइनमेंट वेरिएबल्स के बीच में स्ट्रक्चर और कल्चर, डायरेक्टली यहाँ पर सिस्टम फेलियर हुआ। ऑर्गेनाइजेशंस आपके स्लोस तो है नहीं,
तो अगर एक पार्ट में चेंज रिपल किया करता है पूरे होल को, तो यहाँ पर इनएफिशिएंसीज अगर हो गई तो वो होलिस्टिकली आपको यहाँ पर मैनेज करनी होती है। अगर आपने ये रिपल इफेक्ट नहीं ध्यान दिया, एक पार्ट में चेंज यहाँ पर हुआ, दूसरे पूरे में इफेक्ट लेकर आया, तो वो आपको ठीक से मैनेज नहीं की तो सिस्टम फेल कर जाएगा। इफेक्टिव चेंज मैनेजमेंट एक सिम्फनी है, ना कि एक सोलो परफॉर्मेंस। Evaluate the following statements. Increasing monitoring and deadlines represent strengthening of driving forces in Lewin's model. Such an approach inherently reduces restraining forces. This approach may lead to compliance without commitment. अब आपको बताना है इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखो हमें यहाँ पर क्या समझना होगा, कर्ट लुईस की जो आपके पास में फोर्स फील्ड एनालिसिस है उसको समझना होगा। ऐसा समझो कि जो बैंक है वो ऐसा है कि यहाँ पर ना एक मिट्टी में दलदल में ना कोई कार फंस गई है, ठीक है। अब यू हैव टू ऑप्शंस, व्हाट आर द टू ऑप्शंस, आइदर यू पुश इट, राइट, तो यहाँ पर आपके पास में एक्सीलरेटर को आपको हार्ड प्रेस करना है, या तो आप उसे पुल कर रहे हो, मड को हटाओगे अंदर द टायर्स, रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस। तो अब यहाँ पर ये पहली स्टेटमेंट में बोलते हैं कि हमें ना क्या करना है, मॉनिटरिंग को बढ़ाना होगा, है ना। तो यहाँ पर अगर मॉनिटरिंग और आपकी डेडलाइंस को हम इंक्रीज कर देते हैं तो उससे क्या होगा, यहाँ पर ड्राइविंग फोर्सेस स्ट्रेंथन हो जाएंगी, जो कि करेक्ट है। लुईन के मॉडल में ड्राइविंग फोर्सेस क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन को स्टेटस को से दूर लेकर जा रही है एक नई स्टेट में। जब लीडरशिप यहाँ पर स्ट्रिक्ट डेडलाइंस आपकी इंट्रोड्यूस करती है तो मॉनिटरिंग एंड प्रेशर, इस तरह की चीजें वो फिजिकली पुश कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को कि वो मूव करे। अब ये बोल रहे हैं कि सच एन अप्रोच इनहेरेंटली रिड्यूसेस रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस, तो ये यहाँ पर फॉल्स है। अगर यहाँ पर ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो मैनेजर्स करते हैं, हमारे पास में अगर हमने प्रेशर को बढ़ा दिया ड्राइविंग फोर्स को, तो ये कल्चरल नॉर्म्स के अंदर फियर नहीं लेकर आ रहा, रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस ऐसा नहीं है कि दूर चली जाएंगी, इनफैक्ट ये यहाँ पर उनको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। मान लो आप किसी एम्प्लॉय के ऊपर चिल्लाए कि भाई नहीं आपको तो एआई यूज ही करना है, वो यूज तो कर लेंगे, ठीक है, जब तक आप देख रहे हो, लेकिन फिर अंडरलाइन फियर कि उनकी जॉब चली जाएगी उसके अंडर वो आप देखेंगे कि और ज्यादा पड़ गया जो कि एक रिस्ट्रेनिंग फोर्स बन गया, ठीक है। जॉब लूज करना यहाँ पर क्या बन गया, एक रिस्ट्रेनिंग उनके अंदर फोर्स आ गई। दिस अप्रोच में लीड टू कंप्लायंस विदाउट कमिटमेंट, तो दिस इज ट्रू। जैसा अभी हमने इस एग्जांपल में भी देखा कि एक बार ड्राइविंग फोर्स जो है, जो मैनेजर की मॉनिटरिंग है वो हटाई गई, वो वापस अपने पुराने तरीकों पर आ जाएंगे जहां पर कोई कमिटमेंट, इंटरनल डिजायर उनकी चेंज करने के लिए नहीं होगी, ठीक है। तो हमारे पास में तीन तरह की फोर्सेस समझ में आई, ड्राइविंग फोर्सेस, रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस, ठीक है, दो फोर्सेस सॉरी, और इनमें हमें रिजल्ट समझ में आएंगे। तो अर्जेंसी कि यहाँ पर कोई फिनटेक कंपटीशन है, स्ट्रिक्ट डेडलाइंस, मॉनिटरिंग लेकर आए। फिर हमारे पास में मिडिल मैनेजमेंट के पैसिव रेजिस्टेंस देखा गया, कल्चरल रिस्क अवर्जन देखा गया, ओल्ड हैबिट्स यहाँ पर हमने इनकी देखी, है ना। तो ये यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम थी, और रिजल्ट्स में क्या होगा, जो ड्राइविंग फोर्सेस हैं जब वो बढ़ी लेकिन यहाँ पर रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस कम नहीं हुई, तो जो टेंशन थी सिस्टम में वो बढ़ गई और बर्नआउट और इवेंचुअल रिवर्जन हमें यहाँ पर देखने के लिए मिला, ठीक है। तो ये कहते हैं कि देखो मोस्ट इफेक्टिव वे जो होगा ना कि अगर आपको चेंज को इम्प्लीमेंट करना है तो ड्राइविंग फोर्सेस को बढ़ाने से नहीं होगा, लेकिन रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस को कम करने से होगा, ठीक है। तो हमारी केस स्टडी में भी क्या हुआ कि बैंक यहाँ पर अगर मॉनिटरिंग की जगह अप्रेजल सिस्टम चेंज कर दें, एक रिस्ट्रेनिंग फोर्स को ही यहाँ पर रिमूव कर दें, तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगी। तो ड्राइविंग फोर्सेस क्या है, जो आपको टवर्ड्स चेंज लेकर आ रही है। सिंपली इंक्रीजिंग प्रेशर आपके रिड्यूस नहीं करेगा रेजिस्टेंस को, ये इंटेंसिफाई कर देगा। सरफेस कंप्लायंस अगर हम देखें, लोग यहाँ पर बेयर मिनिमम करेंगे जबकि उनके ऊपर नजर रखी जा रही है व्हेन दे आर बीइंग मॉनिटर्ड, बट यहाँ पर वो कमिटमेंट नहीं दिखाएंगे न्यू विजन के लिए इंटरनली। नेक्स्ट है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फेलियर टू मॉडिफाई परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम इंडिकेट्स वीक रीफ्रीजिंग। Reinforcement mechanisms are critical for institutionalizing change. Reversion to old practices indicate failure only at the unfreezing stage. अब आपको बता रहे हैं कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट होंगे। देखो अगर हम बात करें पहले स्टेटमेंट की, तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि फेलियर हम की भाई परफॉर्मेंस अप्रेजल को मॉडिफाई नहीं कर पाए, ये वीक रीफ्रीजिंग दिखा रहे हैं, तो ये ट्रू है। रीफ्रीजिंग का मतलब क्या है कि जो फॉर्मल सिस्टम है कंपनी के उनको न्यू बिहेवियर के साथ में अलाइन करो। और अगर बैंक यहाँ पर चाहते हैं कि लोग एआई को, डेटा को यूज करें,
लेकिन जो अप्रेजल सिस्टम है वो बोनस दे रहा है ट्रेडिशनल मैनुअल स्टाइल्स में, तो एम्प्लॉय नेचुरली चूज करेंगे पाथ ताकि उनको यहाँ पर पेमेंट मिले। तो एक सिस्टम जहां पर ओल्ड हैबिट्स आपकी एक फॉ की तरह काम कर रही हैं, ये चेंज कर रही है इनको फ्रॉम फ्रीजिंग, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर रीइंफोर्समेंट मैकेनिज्म्स क्रिटिकल होती हैं, तो ये भी करेक्ट है। अगर हम इंस्टीट्यूशनलाइजिंग कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर जो चेंज है वो एक प्रोजेक्ट की तरह नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर हम एक कैसा है कि हाउ वी आर डूइंग थिंग्स, सिंपल चीज लेकर चल रहे हैं। तो रीइंफोर्समेंट जैसे रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन, अपडेटेड पॉलिसीज, ठीक है, ये सारी चीजें हमारी रीइंफोर्समेंट में जाएंगी। इनके बिना जो चेंज है वो टेम्पररी रहेगा और फ्रेजाइल रहेगा। नेक्स्ट, रिवर्जन टू ओल्ड प्रैक्टिसेस इंडिकेट फेलियर ओनली एट द फ्रीजिंग स्टेज, तो ये यहाँ पर स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर आपके पास में ओल्ड प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, तो हमारे पास में लोग जो है वो कभी भी चेंज नहीं होना चाहते, ठीक है, तो यहाँ पर ये एक अनफ्रीजिंग फेलियर होता है। लोग स्टार्ट करते हैं लेकिन वापस ओल्ड वेज में चले जाते हैं वंस आपका जो बॉस है वो मॉनिटरिंग करना बंद कर दे, ठीक है, और ये होता है आपका रीफ्रीजिंग फेलियर, ना कि अनफ्रीजिंग। तो हमारे पास में ब्रांचेस ने क्या दिखाया, इंप्रूवमेंट दिखाया, तो उन्होंने अनफोर्स किया, मूव करे, लेकिन फिर वापस रिवर्ट कर गए, तो यही आपकी रीफ्रीजिंग फेलियर की डेफिनेशन होती है, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पर रीफ्रीजिंग क्या है, सस्टेन का फेज है, सस्टेन करना है आपको इसको। तो यहाँ पर एक चेंज आपका जो है वो स्टिक करे, मैनेजर को चेक करने होंगे 3 बॉक्सेस की अलाइनमेंट हो रही है, क्या हमारे जो रिवॉर्ड्स है वो गोल को मैच करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हमने ऑफिशियल मैनुअल्स और एसओपीज को अच्छे से अपडेट करा, कल्चर की यहाँ पर न्यू वे क्या है जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं पब्लिक मीटिंग्स में, ठीक है। तो आपका आंसर फर्स्ट एंड सेकंड होगा, थर्ड आपका गलत हो जाएगा। व्हाट गेट्स रिवॉर्डेड गेट्स रिपीटेड, ये सिंपल सी लाइन है यहाँ पर, ठीक है। तो रीफ्रीजिंग इन्वॉल्व करेंगे एम्बेडिंग चेंजेस इनटू सिस्टम। अगर अप्रेजल आपका यहाँ पर सिस्टम चेंज नहीं हुआ तो ओल्ड बिहेवियर सेम रहेंगे। रिवर्जन टू ओल्ड प्रैक्टिस इज अ डेफिनेट फेलियर ऑफ रीफ्रीजिंग, नॉट अनफ्रीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन 10 आपका, ये बोल रहे हैं कि इनइफेक्टिव यूज ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म वीकन्स द एक्शन रिसोर्स साइकिल। कॉन्टिन्यूस डेटा कलेक्शन और इवैल्यूएशन एसेंशियल है अडेप्टिव चेंज के लिए। फीडबैक चेंज मैनेजमेंट में एक वन टाइम डायग्नोस्टिक एक्टिविटी है। तो अब आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है और कौन से इनकरेक्ट हैं। सो इनइफेक्टिव यूज अगर फीडबैक मैकेनिज्म का होता है तो एक्शन रिसर्च साइकिल हमारी कमजोर है। एक्शन रिसर्च क्या है, एक लूप है। हम डायग्नोसिस से प्लानिंग, प्लानिंग से एक्शन, एक्शन से इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन से न्यू डायग्नोसिस की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या बोला इन्होंने कि फीडबैक मैकेनिज्म है तो, लेकिन इफेक्टिवली यूज नहीं हो रही है ना। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में आ जाओ एक बार केस स्टडी में, यहाँ पर बोला था इन्होंने फीडबैक मैकेनिज्म्स आर प्रेजेंट बट अंडर यूटिलाइज्ड, राइट। अगर एग्जाम में जरूरत पड़े या इस वीडियो में भी आप जब आप देख रहे हो क्लास तो माइट भी 2-3 बार आपको वापस केस स्टडी पर जाना पड़े, तो वीडियो पॉज करके केस स्टडी पर वापस जा सकते हो, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर हमारे पास में फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो इफेक्टिवली यूज नहीं हो रहे। अगर आप यहाँ पर कलेक्ट करोगे फीडबैक को लेकिन यूज नहीं करोगे ताकि आप पैसिव रेजिस्टेंस को फिक्स करो या अप्रेजल सिस्टम को, तो आपने जो लूप था उसको यहाँ पर ब्रेक कर दिया और साइकिल अब आपकी आगे नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जो फीडबैक है वो आपकी नेक्स्ट स्टेप को पावर ही नहीं कर पा रहा। क्लियर है? देन यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि कॉन्टिन्यूस डेटा कलेक्शन जो है और इवैल्यूएशन ये अडेप्टिव चेंजेस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट आपका हमेशा बदलता रहता है, जैसे फिनटेक डिस्ट्रप्शन आ गया, बैंकिंग में कितने सारे चेंजेस आ गए। तो बैंक यहाँ पर क्या है, ऐसा तो है नहीं कि सेट करेगा और फॉरगेट कर देगा स्ट्रैटेजी को। इसको कॉन्टिन्यूसली डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा कि क्या चीजें काम कर रही हैं, कहाँ पर और अडेप्ट करना होगा ताकि चेंजेस डायनेमिक रहे रेदर देन रिजिड। एटलीस्ट आज के एनवायरनमेंट के लिए तो बहुत ट्रू है। देन स्टेटमेंट 3 आपके पास में फीडबैक अगर चेंज मैनेजमेंट में है तो ये वन टाइम डायग्नोस्टिक एक्टिविटी है तो नहीं। फीडबैक यहाँ पर आपका केवल बिगनिंग में जो होता है वो इनिशियल डायग्नोसिस होता है। एक्शन रिसर्च में फीडबैक आपका इटरेटिव रहता है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर आफ्टर एन एक्शन टू सी इफ द एक्शन वर्कड हमारे पास तब इसके बाद करा जाएगा। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन जो होगा वो इन्फॉर्म करेंगे कि एक पल्स चेक है जो कि आपका कभी भी रुकेगी ही नहीं। तो एक्शन रिसर्च स्पाइरल आपको देखने के लिए मिलता है कि हमारे पास में यहाँ पर किस तरह से काम कर रहा है। डायग्नोसिस में आइडेंटिफाई की अर्जेंसी क्या है ड्यू टू फिनटेक डिस्ट्रप्शन। एक्शन में इंप्लीमेंट करें एआई सिस्टम्स को, फ्लैटन करिए आईआर की।
इवैल्यूएशन में फीडबैक दिया, फाइंड आउट करा कि मिडिल मैनेजमेंट यहाँ पर रेजिस्ट कर क्यों रहा है, और फेलियर में हमने फीडबैक को यहाँ पर इग्नोर कर दिया इंस्टेड ऑफ कि एक नई साइकिल स्टार्ट करते टू एड्रेस द रेजिस्टेंस। ठीक है, तो डायग्नोसिस क्या बता रहा है, व्हाट इज रॉन्ग, एक्शन क्या है कि गिव मेडिसिन, फीडबैक क्या है आपके पास में यहाँ पर कि यहाँ पर क्या पेशेंट अभी आपके ठीक है बेटर हो रहे हैं, और रिपीट में आपके पास में अगर नहीं तो मेडिसिन को चेंज करना है, नए एक्शन की तरफ जाना है। क्लियर, सो एक्शन रिसर्च क्या है, साइक्लिक है, फीडबैक एक्शन रीवैल्यूएशन, अगर लूप ब्रेक होगा या ट्रीट किया जाएगा वन टाइम टास्क चेंज आपका ब्रिटल हो जाएगा और अडेप्ट नहीं कर पाएंगे टू ऑब्स्टेकल्स। नेक्स्ट जाते हैं, अब ये आपके कुछ कोर कॉन्सेप्ट बेस्ड एमसीक्यूज है जिनको हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है विच बेस्ट कैप्चर्स द कोर एसेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। देखो सबसे पहले क्या है यहाँ पर, स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, मूवमेंट फ्रॉम प्रेजेंट टू डिजायर्ड स्टेज, रिएक्शन टू एक्सटर्नल फोर्सेस, टेक्नोलॉजी ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन, लीडरशिप ड्रिवन रिस्ट्रक्चरिंग। तो यहाँ पर हमारे पास जो चेंज होता है वो एक जर्नी होती है। ठीक है, अगर यहाँ पर आपके पास में ओनली स्ट्रक्चर बोला गया तो ये तो गलत हो गया, राइट, या फिर आपके पास में यहाँ पर टेक्नोलॉजी ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन बोल रहे हैं, ये आपके यहाँ पर थोड़े गलत हो जाएंगे ऑप्शंस। हमारे पास में यहाँ पर मूवमेंट फ्रॉम प्रेजेंट टू डिजायर्ड स्टेट होगा आंसर। ठीक है, तो जब आप यहाँ पर कोई भी बिलीव्स नॉर्म्स देखते हो तो कल्चर की तरह हो गई बात, जब आप यहाँ पर देख रहे हो रिपोर्टिंग लाइंस आईआर की तो आपके पास में डिजाइन और स्ट्रक्चर की बात हो रही है, राइट। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर मूव कर रहे हैं प्रेजेंट से अपने डिजायर्ड स्टेट की तरफ, चेंजेस लेकर आएंगे। तो प्रेजेंट टू डिजायर्ड टू स्टेट चेंज एक होलिस्टिक आपका ट्रांजिशन जर्नी है। यहाँ पर आपके पास में मूविंग फर्नीचर या अपग्रेड सॉफ्टवेयर नहीं है, फंडामेंटल मूवमेंट एक एंटायर ह्यूमन सिस्टम की एक स्पेसिफिक गोल की तरफ होगी। इन सिस्टम्स मॉडल which variable deals with beliefs and norms, task, culture, strategy, decision, design और टेक्नोलॉजी। देखो सिस्टम अप्रोच क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कलेक्शन यहाँ पर इंडिपेंडेंट फ्लोस का नहीं है। तो यहाँ पर बटरफ्लाई इफेक्ट की बात होती है कि चेंज आपकी टेक्नोलॉजी में, ठीक है, इनएविटेबली एक रिपल इफेक्ट लेकर आएगा लोगों की स्किल्स के अंदर और वर्क पैटर्न्स के अंदर। तो अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भाई क्यों एक चेंज जो है वो आपका फेल कर गया डिस्पाइट गुड टेक, तो आंसर यहाँ पर लैक ऑफ अलाइनमेंट विद अदर सिस्टम वेरिएबल्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये याद रखना है कि 3 पिलर्स ऑफ चेंज मैनेजमेंट कौन कौन से हैं। एक लुइस मॉडल है जिसमें स्टेजेस ऑफ चेंज की बात करते हैं, अनफ्रीजिंग, मूविंग, रीफ्रीजिंग जो हमने पढ़ लिया। फिर फोर्स फील्ड एनालिसिस था जिसमें हम फिजिक्स ऑफ चेंज की बात करते हैं कि भाई ड्राइविंग फोर्सेस क्या थी, रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस क्या थी। और फिर हमने देखा एक्शन रिसर्च जहां पर प्रोसेस ऑफ चेंज था कि डायग्नोसिस करो, फीडबैक करो और एक इटरेटिव लूप बनाओ, राइट। तो इस तरीके से ये आपका काम करते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा शेयर्ड वैल्यूज, नॉर्म्स एंड बिलीव्स। तो सॉफ्ट वेरिएबल में आपके पास कल्चर आता है, इसमें अनरिटन रूल्स और शेयर्ड हिस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन की। टास्क, डिजाइन, टेक्नोलॉजीज हार्डर हैं देन टेंजिबल वेरिएबल्स, विच इज नॉट अ फीचर ऑफ इफेक्टिव चेंज प्रोग्राम। तो अब आपको इसका आंसर करना है कि इनमें से कौन सा एक फीचर नहीं होगा इफेक्टिव चेंज प्रोग्राम का। तो बताओ यहाँ पर क्या होना चाहिए, शेयर्ड विजन, सस्टेन्ड मोमेंटम, या फिर आपका यहाँ पर अवॉइडिंग एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, या मैनेजिंग ट्रांजिशन और पॉलिटिकल सपोर्ट। देखो हमारे पास में ये यहाँ पर आपके पास में क्या पूछना चाहता है, ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन कि जो एम्प्लॉइज का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, वो आपका यहाँ पर एक #1 रूल होना चाहिए। क्यों, ताकि हम यहाँ पर अपना रेजिस्टेंस रिड्यूस कर सके। तो अगर आप एम्प्लॉइज को ही हटा दोगे प्रोसेस से तो उनको लगेगा कि जो चेंज है वो उनके ऊपर किया जा रहा है, ना कि उनके साथ किया जा रहा है। डन टू देम, नॉट डन विद देम वाला सीन लगेगा उनको। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें इससे क्या होगा, फियर्स आएंगे, र्यूमर्स आएंगे, पैसिव रेजिस्टेंस होगा जो कि हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो इफेक्टिव चेंज में हमें क्या करना है, पार्टिसिपेशन यहाँ पर लेकर आना होगा। तो ये एक यहाँ पर फीचर नहीं है। शेयर्ड विजन, ये आपके पास में एक फीचर है। क्यों, क्योंकि विजन जो होता है वो आपका यहाँ पर केवल क्या है,
चेंज अगर विजन नहीं होगा तो नॉइस की तरह होगा। एक शेयर्ड विजन सभी को यहाँ पर एक कॉमन नॉर्थ स्टार दे रहा है कि वो यहाँ पर समझे क्या ये स्ट्रगल जो है वो वर्थ इट है। मोमेंटम में हमारे पास बहुत सारे चेंज प्रोग्राम्स स्टार्ट करते हैं एक बिग बैंग बट फिजल आउट आफ्टर अ मंथ के साथ में। इफेक्टिव प्रोग्राम्स में हम शॉर्ट टर्म विन्स यूज करेंगे, ठीक है, ताकि एनर्जी को हाई रखें अंटिल जो चेंज है वो फुल्ली रीफ्रोजन है। फिर यहाँ पर हम मैनेज करेंगे ट्रांजिशन को। तो चेंज जो होता है वो मेसी होता है। मैनेजिंग अगर न्यूट्रल जोन हम मैनेज कर रहे हैं, वो पीरियड जहां पर ओल्ड वे गॉन है लेकिन न्यू वे जो है वो कंफर्टेबल नहीं है, ये क्रिटिकल होता है साइकोलॉजिकल सेफ्टी के लिए। फिर हमारे पास पॉलिटिकल सपोर्ट होता है। तो मैनेजमेंट में जो पॉलिटिक्स है वो आपका क्या है कि सपोर्ट ऑफ की इन्फ्लुएंसर्स एंड टॉप लीडरशिप। अगर बिग बॉस या फिर इन्फ्लुएंशियल मिडिल मैनेजर्स जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो ये यहाँ पर आपके पास में रिसोर्सेस का क्या होगा और आपका बेसिकली स्टार्व करेंगे एंड ये इवेंचुअली फेल कर जाएगा। तो अगर आपको ये समझना है ना कि एक सक्सेसफुल चेंज कैसे होता है, तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि हमारे पास जो एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, उनके साथ शेयर्ड विजन कम्युनिकेशन होना चाहिए, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग रिसोर्स उनको देने हैं हमें ताकि वो यहाँ पर काम कर पाए, एबिलिटी हो उनके पास, और उनका एम्प्लॉयमेंट एंड पार्टिसिपेशन होना चाहिए ताकि वो विलिंग हो इस चेंज को यहाँ पर लाने में, ठीक है। तो एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट क्रिटिकल है ताकि हम रेजिस्टेंस रिड्यूस करें। यहाँ पर स्नीक चेंज पास जो है वो एम्प्लॉयज यूजुअली खुद को क्या पाते हैं कि मैसिव ब्लो बैक में आ गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, ये पूछ रहे हैं कि किस तरीके से आपके पास कौन सा स्टेज होगा जो कि फोकस करेगा ऑन क्रिएटिंग अर्जेंसी, ठीक है। आपके पास में कौन सी स्टेज है जो कि अर्जेंसी क्रिएट कर रही है और रेडीनेस, रीफ्रीजिंग, चेंज, अनफ्रीजिंग, इवैल्यूएशन या फिर फीडबैक। तो हमने देखा था अनफ्रीजिंग जो होती है वहां पर हमें प्रेशर, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का और ग्रुप कंफर्मिटी का, दोनों का ओवरकम करना होता है। तो मैनेजमेंट अर्जेंसी क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो मार्केट शेयर है वो ड्रॉप कर रहा है और रेडीनेस देखा जाएगा। तो लोग यहाँ पर कंफर्टेबल हैं स्टेटस को के साथ में। लोग किसके साथ कंफर्टेबल हैं? स्टेटस को के साथ में कंफर्टेबल हैं। तो यहाँ पर अगर वो मूव नहीं करेंगे तो अनफ्रीजिंग क्या है, वो प्रोसेस है जहाँ पर स्टेटस को आपका लेस अट्रैक्टिव लगेगा देन द फ्यूचर स्टेट। चेंज में क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास में एक्चुअल ट्रांजिशन होता है। तो न्यू सिस्टम्स इंस्टॉल करेंगे और न्यू हायरार्कीज को ड्रॉ करेंगे। तो अब आप यहाँ पर तब तक मूव नहीं कर सकते जब तक सक्सेसफुली अनफ्रोज नहीं कर दिया आपने ऑर्गेनाइजेशन। रीफ्रीजिंग में क्या होगा, हम स्टेबलाइज करेंगे चेंजेस को। तो यहाँ पर ये लास्ट स्टेप होगी ना कि फर्स्ट, जहां पर कि आप मेक श्योर करेंगे कि लोग जो है वो वापस अपने पुराने तरीके पर ना आ जाएं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आंसर अनफ्रीजिंग हो जाएगा, ब्रेकिंग द स्टेटस को एंड प्रिपेयरिंग फॉर द मेल्ट। ये प्रोसेस है ब्रेकिंग डाउन द स्टेटस को, क्रिएट करेंगे सेंस ऑफ अर्जेंसी, साइकोलॉजिकल सेफ्टी, ताकि इंप्लॉइज यहाँ पर अपनी पुरानी हैबिट्स को लेट गो करने लगे। विदाउट अनफ्रीजिंग आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत सॉलिड यहाँ पर रीशेप होगी और चेंज एफर्ट जो है वो बाउंस ऑफ कर जाएंगे फिर से, ठीक है। विच इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ सिस्टम अप्रोच? सिंप्लीफाई करती है डिसीजन मेकिंग, फोकस करती है सिंगल वेरिएबल पर, हाईलाइट करती है इंटरडिपेंडेंस, एलिमिनेट करती है रेजिस्टेंस, रिड्यूस करती है कॉस्ट ऑफ चेंज। देखो सिस्टम अप्रोच जो होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मानी जाती है मॉडर्न मैनेजर्स के लिए, जहां पर कि ये अब आपके लुकिंग एट डिपार्टमेंट इन आइसोलेशन की जगह लुकिंग एट बिग पिक्चर देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में हाईलाइट कर रहे हैं इंटरडिपेंडेंसी। तो एक सिस्टम जहां पर एक सेट ऑफ इंटर रिलेटेड पार्ट्स है, सिस्टम अप्रोच के लिए यही होगी आपकी डेफिनेशन। तो ये फोर्स कर रहे हैं आपको कि आप रियलाइज करें कि अगर आप एक चीज चेंज करेंगे, फॉर एग्जांपल बैंक की टेक्नोलॉजी, तो ये बाकी चीजें लोगों को, स्ट्रक्चर को, टास्क को भी अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पर बैंक आपका फेल कर गए क्योंकि इनको रियलाइज नहीं हुआ कि जो इंटरडिपेंडेंसी है वो न्यू एआई टूल्स और इसके ओल्ड अप्रेजल सिस्टम के बीच में है। सिस्टम अप्रोच यहाँ पर हाईलाइट करती है इस गैप को बिफोर की प्रोजेक्ट आपका इवन स्टार्ट हुआ, ठीक है। फिर हमारे पास सिंप्लीफाई करेंगे डिसीजन मेकिंग को। तो एक्चुअली जो सिस्टम अप्रोच है ये डिसीजन मेकिंग को ज्यादा कॉम्प्लेक्स करती है क्योंकि आपको कंसिडर करना है कि कैसे एक चॉइस रिपल थ्रू करेगी होल कंपनी को, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके पास ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बेटर डिसीजन में आपको लेकिन ये लेकर आएगी। अगर हम बात करें सिंगल वेरिएबल पर तो ये फॉल्स हो गया क्योंकि यहाँ पर ये सिस्टम अप्रोच के जस्ट उल्टा है।
हमारे पास में हम आपके सिलोस पर काम नहीं कर रहे हैं, हम रेदर यहाँ पर बिग पिक्चर देख रहे हैं। और रेजिस्टेंस एलिमिनेट करना ये आपकी थ्योरेटिकल अप्रोच है ही नहीं कि हम ह्यूमन रेजिस्टेंस को कंप्लीटली एलिमिनेट कर लेंगे, हम इसको मैनेज करते हैं, राइट। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, एक चीज और याद रखना, एक ना ऑर्गेनाइजेशनल डिपार्टमेंट होता है जिसमें कि हम लेविट डायमंड यूज करते हैं ताकि इंटरडिपेंडेंस दिखाएं। तो अगर आप एक कॉर्नर यहाँ पर डायमंड का हटाओगे तो जो बाकी 3 कॉर्नर्स हैं, ठीक है, वो भी आपके यहाँ पर मूव होने चाहिए ताकि हम शेप को मेंटेन कर पाए। तो यहाँ पर आपके पास में याद रखना कि जो आपका बेसिकली एक होलिस्टिक अप्रोच हमें रखनी है सिस्टम अप्रोच में, जिसमें कि हमें होल, इंटरकनेक्टेडनेस, इंटरडिपेंडेंस, सिनर्जी ऐसे वर्ड्स यूज करें। स्लोज अगर इस तरह के टर्म्स आते हैं तो उसको यहाँ से हटा देना। गोल सिस्टम अप्रोच का क्या होगा, अलाइनमेंट होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर पार्ट्स ऑफ द सिस्टम अलाइन नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन में फ्रिक्शन आएगा, रेजिस्टेंस और इनएफिशिएंसी। तो इस तरीके से सिस्टम अप्रोच के ऊपर कोई क्वेश्चन आए तो वो आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो चेंज इन वन पार्ट अफेक्ट्स ऑल, इससे मैनेजमेंट ग्लोबली थिंक करेगा रेदर देन लोकली। रिस्क आपका सॉल्विंग वन प्रॉब्लम रिड्यूस होगा और 3 न्यू वंस क्रिएट हो जाते हैं। तो इंटरडिपेंडेंसी फंडामेंटल ट्रूथ है मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशनल डायनामिक्स का, ठीक है। इसी के साथ में आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो यहाँ पर ये टेलीग्राम के क्यूआर कोड्स हैं, यू कैन फॉलो अस ऑन टेलीग्राम। इसके अलावा हमारे कोर्सेज हैं, हमारी वेबसाइट rpacademy.co.in, जहाँ पर आपको IFSC, NPA, सेबी, एडा, RBI, इसके अलावा नबार्ड, ठीक है, सभी एग्जाम के कोर्सेज मिल जाते हैं। वीडियो कोर्सेज से अगर आपको पढ़ना है, ओनली वीडियो से पढ़ना है, तो कोर्स सेक्शन में हमारे जा सकते हो, वहां पर आपको सारे वीडियोस मिलेंगे। प्लेलिस्ट सेक्शन अगर अच्छे से एक्सप्लोर करोगे, यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो अपने लिए खुद की शीट वीट बनाकर कौन कौन से वीडियोस आपको देखने, कैसे पढ़ना है, वो भी आप डिसाइड कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चंस आंसर्स हैं तो वो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं कमेंट्स के थ्रू, मैं आपके रिप्लाईज दे दूंगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर याद रखना। तो अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से चीजें समझो। और आज के चैप्टर में हमने क्या समझा कि ग्रेट थिंग्स जो होती हैं बिजनेस में, वो कभी भी कोई एक पर्सन नहीं कर रहा, वो टीम ऑफ पीपल कर रही हैं, ठीक है। चलिए, आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा। लाइक करना, वीडियो को हाइप करना, एंड प्लीज डू लेट अदर पीपल ऑल्सो नो अबाउट RP Academy, इट विल बी अ ग्रेट फेवर ऑन मी, ओके। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।